Good morning, students. Now, today this is the fourth session, and we are continuing the same topic, refining of metal. So, yesterday uh, two topics were not discussed, that is electrolysis and chromatographic method of refining of a metal. And along with these two topics, we will learn about the extraction of iron and copper, how these two metals are extracted from their ore. So this is the objectives for the today's session. So now starting, this is a very short session. First of all, you can see here the electrolytic refining method. आपने इसके बारे में बच्चों पहले भी पढ़ा है, छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि अगर किसी मेटल को प्योरीफाइड करना हो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, यानी बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ देख लो, बैटरी लगी हुई है। जो इम्प्योर मेटल का पार्ट होता है, जो रॉड होगा, उसको हम एनोड बनाएंगे, और जो प्योर फॉर्म में होगा पहले से, उसको हम लोग कैथोड बनाएंगे। आप देखो कि यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है कम है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, और उसी मेटल के किसी सॉल्ट को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। और व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो यहाँ से उस मेटल का आयन सॉल्यूशन में जाता है, और मान लो यहाँ से कॉपर है तो कॉपर आयन के रूप में वो सॉल्यूशन में जाएगा, फिर वो जाकर कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम्स इसकी थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी और इसकी थिकनेस कम होगी। तो इस मेथड में क्या होता है बच्चों, इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड, प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड, a soluble salt of metal is used as electrolyte. When electric current is passed, impure metal forms metal ions and it is discharged at cathode. वो कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, मेटल से मेटल आयन बनता है, एन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और यहाँ पर ये जो मेटल आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो इम्प्योर मेटल होता है। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है बच्चों, आयंस जो यहाँ पे सॉल्यूशन में गया, इन ये कहाँ जाता है, इन सॉल्यूशन, वो यहाँ सॉल्यूशन में आता है। तो फिर वो कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है निगेटिव प्लेट से, तो वहाँ पर वो फिर प्योरीफाइड होकर डिपॉजिट हो जाता है। आगे बात समझ में। तो इस रिएक्शन को अगर आप यहाँ पर कॉपर के लिए लिखना चाहो तो एट एनोड आप क्या लिखोगे, कॉपर के लिए, कॉपर आयन का फॉर्मेशन करता है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। ये रिएक्शन एनोड पर होता है। जब बात करेंगे हम कैथोड की, तो कैथोड पर आप इसको कैसे लिखोगे, ये जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कॉपर मेटल के रूप में डिपॉजिट होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज क्रोमैटोग्राफिक मेथड। तो बच्चों, अब सबसे पहले आपने याद करो 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्रोमैटोग्राफी जो होता है एक लेबोरेटरी टेक्निक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक लेबोरेटरी टेक्निक में स्पेशली हम लोग जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, उसको हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को डिज़ोल्व करते हैं एक फ्लूइड में, और जिस फ्लूइड में डिज़ोल्व करते हैं उसको हम लोग मोबाइल फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इसका जो प्रिंसिपल है इस मेथड का, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंटली एड्जॉर्ब। एक्चुअली ये प्रोसेस एड्जॉर्प्शन के फिनोमेनन पर डिपेंड है। आपके पास एक एड्जॉर्बेंट होगा, जिस एड्जॉर्बेंट के ऊपर से मोबाइल फेज में आपको सॉल्वेंट पास होगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी आप याद करो, और उसमें जो मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उसकी एड्जॉर्ब्ड होने की जो टेंडेंसी होगी वो डिफरेंट होगी। कोई बहुत जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा, सम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विल टेक टाइम टू एड्जॉर्ब। आगे बात समझ में। अब क्या है इसमें, जरा देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मिक्सचर इज पुट इन अ लिक्विड। सबसे पहले मिक्सचर को एक लिक्विड और गैसियस मीडियम में रखते हैं, और उस लिक्विड को हम कहाँ मूव कराते हैं, किसी एड्जॉर्बेंट पे मूव कराते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्जॉर्ब एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग लेवल पर एड्जॉर्ब होंगे ऑन द कॉलम। अगर ये डिफरेंट टाइप्स होता है, देखो क्रोमेटोग्राफी के बच्चों अलग अलग टेक्निक है, चाहे वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, गैस क्रोमेटोग्राफी हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो। आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल 9th क्लास में किया होगा, जहाँ पे आपने एक बिगर लिया होगा, उसमें पेपर का स्ट्रिप लिया होगा, नीचे से उसको 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की हाइट पे एक लाइन ड्रॉ की होगी। याद करो, आपको याद आ रहा होगा, वहाँ एक डॉट डाला, फिर उसको डीप किया। तो कलरिंग एजेंट को, कलर्ड कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स उस कॉलम में डिफरेंट लेवल पे एडजॉर्ब होंगे। बाद में जो एडजॉर्ब्ड कंपोनेंट होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं एक सुटेबल सॉल्वेंट्स के द्वारा। उस सुटेबल सॉल्वेंट को हम इल्यूएंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख लो, ये लैबोरेटरी मेथड है हमारा। कैसे होता है इसको आप ध्यान से ज़रा देखिए। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, उस मिक्सचर को हम डाल रहे हैं इस के अंदर, और धीरे धीरे क्या होगा, देखो ये आपका है एड्जॉर्बेंट। ये जो देख रहे हो आप, जो आपको ग्लास बीड्स के रूप में ऐसे दिख रहा है, दिस इज एड्जॉर्बेंट। अब जब आप इस पर, ये स्टेशनरी फेज है, इसमें यहाँ पर जो आपने सॉल्यूशन बनाया है जिस लिक्विड के साथ, वो जब उसमें मिक्सचर ऑलरेडी आप डाल दिया है, जब वो धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ मूव करेगा इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे विथ मोबाइल फेज, तो उसमें क्या होगा, जो कलर्ड कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग हाइट पे एज पर देयर कैपेबिलिटी एड्जॉर्ब हो रहे हैं, और आपका जो मोबाइल फेज है वो धीरे धीरे आपको क्या है नीचे यहाँ पर फ्लास्क में कलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट हो गए। तो ये आपको क्रोमेटोग्राफी टर्म भी इसीलिए आया कि कलरिंग कंपोनेंट्स को, क्रोमा मीन्स कलर्ड होता है, वहाँ कलर्ड कंपोनेंट्स को वी कैन सेपरेट। सो दिस मेथड हैज़ डिफरेंट मेथडोलॉजी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आप अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी को याद करो तो वहाँ पर एक बीकर होता है, उसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे किसमें पेपर के स्ट्रिप लगाते हो, उस पर एक लाइनिंग करते हो, यहाँ स्पॉट डालते हो, फिर आप देखते हो कि इसको कहीं हैंग कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ तक भर दिया। अब जो यहाँ पे धीरे 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 इसमें आपका जो है कंपोनेंट आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, मान लो एक कंपोनेंट यहाँ आपको मिला, दूसरा कंपोनेंट आपको जो मिक्सर में होगा वो इस पॉइंट पे मिला, तो इस तरह से अलग कलर का जो तीसरा कंपोनेंट होगा, मान लो येलो कलर का है तो यहाँ पे मिलेगा। तो अगर मान लो सबसे पहले आपको अगर ग्रीन एड्जॉर्ब हो, इसका मतलब है इसकी कैपेबिलिटी क्या है, एड्जॉर्बेंट की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो क्या हुआ, एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हो गया। फिर ब्लैक कलर है, तो इस तरीके से हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से भी रिफाइन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन को उसके ऑक्साइड से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। बच्चों यहाँ एक ब्लास्ट फर्नेस आप देख रहे हो, इस ब्लास्ट फर्नेस में आप ज़रा ध्यान से देखो तो आपको टेम्परेचर देखिए, सबसे नीचे में बॉटम में 2117 केल्विन है। फिर उसके बाद आप देखो तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर रेंज कम हो रहा है, लेकिन जो आपका ओर है अलॉन्ग विथ लाइम स्टोन एंड कोक भी यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, यहाँ से इसको डालते हैं। इसका मतलब है अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग रिएक्शन होता है, जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया गया है। इस टेम्परेचर रेंज को हम यहाँ पर, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस हो गया, जो गैसेस कंपोनेंट होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और जो आपको आयरन होगा वो आपको बॉटम से यहाँ से मॉल्टन स्टेट में नीचे की तरफ मिल जाएगा, तो पिग आयरन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होता है वो कंप्लीट यहाँ रिएक्शन आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले होता क्या है बच्चों, देखो एट 500 to 800 केल्विन, चूँकि आपने ब्लास्ट फर्नेस में देखा ये ऊपर में टेम्परेचर रेंज क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ कम होगा। तो सबसे पहले 500 to 800 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है वो आप देखो। Fe2O3 आयरन का जो ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, चूँकि आपने कोक यूज़ किया है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और Fe3O4 प्लस CO2 बनता है। Fe3O4 फर्दर CO के साथ रिएक्ट करके Fe आयरन के रूप में कन्वर्ट होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, फिर Fe2O3, क्योंकि ये भी उस ऑलरेडी सारे के सारे Fe2O3 कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ अमाउंट में Fe2O3 जो होगा वो कोक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ CO के साथ FeO बनाएगा। तो ये सब कुछ रिएक्शन बच्चों कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है आपको इस रेंज में ऊपर की तरफ, जहाँ पर 500 to 800 केल्विन का टेम्परेचर रेंज है, यानी अपर पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। फिर अगर आप थोड़ा और नीचे डाउनवर्ड आओगे तो टेम्परेचर रेंज आपका क्या हो जाएगा, 900 to 1500 केल्विन। तो यहाँ कोक जो आपने यूज किया वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, और ये जो FeO बना वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe प्लस CO2 बनाता है। अल्टीमेटली क्या देख रहे हो आप, यहाँ भी आयरन बन रहा है, यहाँ भी आयरन बन रहा है। अब जो आपने लाइम स्टोन लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या यूज़ है, एक्चुअली लाइम स्टोन जो है वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 बनाता है। इज इट क्लियर।
अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है आपका, इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? जो सिलिका, जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो रिएक्ट करेगा और कैल्शियम सिलिकेट एज ए क्या बनाएगा आपको? स्लैग का फॉर्मेशन करेगा। आपको बताया था ना हमने कि इम्प्योरिटी के साथ, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए बाहर से अगर कोई सब्सटेंस आप ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहाँ पर आपको देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सिलिका इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है? एज अ फ्लक्स यूज काम में आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो बनता है आपको कैल्शियम सिलिकेट, इट फ्लोट्स ओवर मॉल्टेन आयरन एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ये क्या होता है? यहाँ पे देखो मॉल्टेन आयरन है, इसके ऊपर यहाँ पर ये फ्लोट करता है, तो यहाँ फ्लोट करने से फर्दर आयरन के ऑक्सीडेशन को ये रोक देता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ से आप क्या है, इधर से आप एयर दे रहे हो ना, ये बहुत ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन गैस जा रहा है इधर से, ऊपर से आप यहाँ से कोक दे रहे हो, कार्बन दे रहे हो, और आ रहा है ऑक्साइड फॉर्म में, लाइम स्टोन आ रहा है, तो ये सब आके अल्टीमेटली इस ब्लास्ट फर्नेस में इस टेम्परेचर रेंज में रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में क्या होता है ना। जो आपको आयरन मिलता है बच्चों, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का आयरन है। सबसे पहला है पिग आयरन। एक्चुअल में पिग आयरन जो है ये ब्लास्ट फर्नेस में आपको सबसे नीचे ऑब्टेन होगा, बॉटम की तरफ ऑब्टेन होगा, और इट इज़ इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। ये आयरन का इम्प्योर फॉर्म है जिसमें 4% कार्बन और स्मॉल अमाउंट में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज इम्प्योरिटीज़ के रूप में होते हैं, और इसको आप डिफरेंट से दे सकते हो, ठीक है ना। दूसरा जो आपका आयरन का टाइप है दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। इसमें अबाउट 3% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है, और ये कैसे बनता है? इट इज़ मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन। पिग आयरन को जब आप मेल्ट करोगे विथ स्क्रैप आयरन के साथ और कोक के साथ, ठीक है ना, तो आपको बनेगा कास्ट आयरन। थर्ड आपका आयरन का जो टाइप है रॉट आयरन है, और रॉट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन है जो हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेलिएबल आयरन, यानी कि ये मेलिएबल पार्ट है, यहाँ पर जो होता है ये बहुत ही इम्प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग ऑफ पिग आयरन। अगर पिग आयरन का आप रिफाइनिंग करो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, तो आपको ये रॉट आयरन बनेगा। कहाँ बनेगा? इन रिवर्बरेटरी फर्नेस में, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसमें कैसे Fe2O3 कोक कार्बन के साथ Fe+CO बनता है। अब जो आपने शुरू में कहा कि सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सब जो इम्प्योरिटीज़ है, एक्चुअली दीज इम्प्योरिटीज़ को आप रिमूव कैसे करोगे? इस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कहीं ना कहीं हमें तो फ्लक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो होता क्या है, देखो जब ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग करते हो पिग आयरन का, तो उस समय क्या होता है, जिस फर्नेस में करते हो उस फर्नेस की लाइनिंग जो होती है हेमाटाइट से बनी होती है। अभी हेमाटाइट क्या होता है? ये आपको बनाता है विच ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा और रिएक्शन कुछ ऐसा होगा Fe2O3 प्लस कोक या कार्बन Fe+CO, ठीक है ना। अब देखिए जो सल्फर, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, फास्फोरस से फास्फोरिक ऑक्साइड बनेगा, सिलिकॉन से सिलिकॉन का ऑक्साइड बनेगा। अब जब ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बन गए तो फाइनली हमारा जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम स्टोन को हीट करने से बना है, वो क्या करेगा? एज अ फ्लक्स इनके साथ, सिलिकॉन के साथ कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, या P2O5 के साथ किसी भी गैसियस रिएक्शन के साथ, गैसियस इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करके सिलिका कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो गया, बाहर निकल गया। तो इस तरीके से बच्चों 3 तरह के आयरन होते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन, जिसमें आपका जो प्योरेस्ट फॉर्म में कमर्शियल आयरन दैट इज़ रॉट आयरन, और इम्प्योर फॉर्म है जिसमें 4% कार्बन होता है दैट इज़ पिग आयरन। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो लेट इट टू बी रिमेंबर्ड। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड से कैसे? सबसे पहले तो आपको कॉपर के सल्फाइड के फॉर्म में होगा, तो उसकी आप रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग में क्या करोगे? Cu2S प्लस O2 यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इस ऑक्साइड फॉर्म को जो Cu2 बना, इसको आप किसके साथ रिड्यूस कर दो? कोक के साथ रिड्यूस कर दो, तो आपको कॉपर मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। आगे बात समझ में? अब चूँकि और के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होंगे, तो इस कॉपर के ओर को भी सबसे पहले आप रिवर्बरेटरी फर्नेस में डालने से पहले उसमें आप सिलिका मिलाते हो। फिर से वही क्वेश्चन एराइज होता है, सिलिका क्यों मिलाया? एज ए फ्लक्स मिलाया ताकि इम्प्योरिटी के साथ वो रिएक्ट कर सके, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड जो इम्प्योरिटीज़ के रूप में आयरन ऑक्साइड होगा, यहाँ पर वो
आयरन सिलिकेट एज ए स्लैग बनकर बाहर निकल जाएगा और आपको कॉपर जो प्रोड्यूस होगा वो कॉपर मैटे के रूप में जाए। तो बच्चों देखो, जो सिलिका है वो फ्लक्स के रूप में यूज़ हो रहा है और इस फ्लक्स के साथ आपको आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर एज ए स्लैग रिमूव होता है। और जो कॉपर होता है इट इज़ प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे। अब आपके लिए टर्म आ गया कॉपर मैटे। ये कॉपर मैटे क्या है बच्चों? कॉपर मैटे, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम कॉपर मैटे कहते हैं, ठीक है ना। और एक्चुअल में जो मैटे वर्ड है MATT, मैटे इज द स्टेज subsequent to final reduction process which involves converting it to crude copper। अब बच्चों कॉपर मैटे क्या है? कॉम्बिनेशन है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की। यहाँ से आपको हमें फाइनली क्रूड कॉपर मिलेगा जिसका हम फिर से प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको? कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है मोल्टेन मैटे से, कॉपर मैटे से। इससे हम लोग कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? कन्वर्टर जो कॉपर मैटे होगा उसको चार्ज करेंगे सिलिका के साथ, सिलिका लाइंड कन्वर्टर में। और फिर फाइनली आपको देखिए रिएक्शन कैसे होते हैं। जो आयरन सल्फाइड था वो FeO में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर जो सल्फाइड था वो आपको कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये मेटेलिक कॉपर फाइनली आपको मिलता है। कैसे? देखो, आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में, ये आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर गया, सिलिका आपने यूज़ किया था उसके साथ आयरन सिलिकेट बन गया, दिस इज योर नाउ स्लैग। कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बना और सेल्फ रिडक्शन, यहाँ पर क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड। आपको मैंने पहले बताया था पिछले सेशन में। यहाँ पर फाइनली आपको कॉपर मिल गया और ये गैस कौन सी रिलीज हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। चूँकि कॉपर के सरफेस से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो बच्चों इस बात को याद रखना कि जब आपको कॉपर के सरफेस से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो उस सिचुएशन में उसके सरफेस पर ब्लिस्टर्ड बन जाते हैं और उसको हम ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। तो कॉपर का जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको ये टर्म कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है। आगे बात समझ में कि फाइनली जब कॉपर का आप एक्सट्रैक्शन करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड इज इवॉल्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉपर एंड ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस is observed on the surface of copper, that's why it is called blister copper। सिलिका क्यों मिक्स करते हैं? एज ए फ्लक्स। कॉपर मैटे क्या है? कॉपर मैटे के बारे में बता दें, इट इज कॉपर सल्फाइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड। आगे बात समझ में। तो बच्चों इस तरीके से आज हमारा इस दो मेटल का कंप्लीट हो गया। हार्डली देयर विल बी वन सेशन मोर, वन सेशन। अगर एक 30 मिनट का सेशन लेंगे तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ थोड़ा सा हम थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में और एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस जो आपको मेटल के है, एल्युमिनियम का एप्लीकेशन क्या है, कॉपर का एप्लीकेशन क्या है, वो देखना। तो ये हमारा बहुत छोटा चैप्टर था और बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे P ब्लॉक के लिए। और तो होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आपके अटेंडेंस बहुत अच्छे हैं, यू आर डूइंग, यू आर व्यूइंग और बढ़िया से नोट्स बना लीजिए बच्चों। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। लॉग इन टू माई ब्लॉग, ऑल माई वीडियोज़ आर अवेलेबल देयर।